अब आज के इस क्लास में, कल जब हम आपको लॉ ऑफ सप्लाई से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने आपको मीनिंग बताई थी, उसके डेफिनेशंस बताए थे और आपको सप्लाई शेड्यूल बताया था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति के नियम। इसका एक्सप्लेनेशन नाम किसी वस्तु की कीमत तथा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई उस वस्तु की मात्रा के संबंध को प्रकट करने वाले नियम को पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। उसको थोड़ा और विस्तार में समझ लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत तथा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा के संबंध को, वस्तु की कीमत और बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा के बीच में जो संबंध होता है, जब हम इसको प्रकट करने की कोशिश करते हैं, जिस नियम के अंतर्गत हम इसको प्रकट करते हैं, यानी कि वस्तु की कीमत और बिक्री की गई वस्तु की मात्रा, बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा और कीमत के बीच में जो संबंध है, इसको प्रकट करने के लिए जो भी नियम यूज होता है उसको संभरण का नियम कहते हैं। वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच के संबंध को प्रकट करने वाले नियम को लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। क्लियर है? यह नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत के घटने पर उसका पूर्ति भी घट जाती है। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि अगर कीमत बढ़ गई तो उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी और कीमत घट गई तो उसकी पूर्ति घट जाएगी। यानी कि इस नियम के तहत ये नियम हमें ये चीज़ को क्लियर करता है कि अगर अन्य बातें समान हो, सारी बातें समान हो, तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पे पूर्ति बढ़ती है और किसी वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। और इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत तथा संभरण दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, चूंकि हम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा, ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कि कम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा और ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा हम बिक्री के लिए प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम उस चीज़ को उस लेवल पर हम बेच सकें जिसमें कि हमारी सप्लाई जो हमने मार्केट में की है वो उससे हमें प्रॉफिट मिल पाए। चूंकि कम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा और ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा मार्केट में बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है, इसलिए संभरण का जो है सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट को ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। अभी हम आपको इसको नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम आपको स्केच कर पाएँ, लेकिन हाँ ठीक है, आपको एक ऐसा ले लीजिए कि ये चीज़ तय है कि दोनों की चीज़ें एक ही दिशा में, यानी कि अगर कम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा और ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अकॉर्डिंग टू डोले, पूर्ति का नियम बतलाता है कि कीमत जितनी अधिक होती है पूर्ति उतनी अधिक होती है, अथवा कीमत जितनी कम होती है पूर्ति उतनी कम होती है। और अगर हम इसी को इंग्लिश में देखें, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट हायर द प्राइस द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड और लोअर द प्राइस द लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर हम वॉटसन के शब्दों में देखें, अन्य बातों के समान रहने पे वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर पूर्ति कम होती है। अदर थिंग बीइंग इक्वल, द सप्लाई ऑफ
commodity increases with an increase in its price and decrease with a fall in price। ये हमारा वाटसन के उस पे हुआ। अब एजम्पशंस क्या क्या है, मान्यताएं क्या क्या हैं। लॉ ऑफ सप्लाई तभी लागू होता है, लॉ ऑफ सप्लाई तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान होती हैं, अर्थात नियम के लागू होने के लिए निम्न शर्त पूरी होनी चाहिए। अन्य बातें सामान्य होने का मतलब समान रहती है, क्या मतलब कि ये बातें, ये शर्तें जो है, जो अब हम आपको डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन, ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की आयु, रुचि तथा पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की आयु, रुचि तथा पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उत्पादन के उपादानों की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, यानी कि उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं वो, कि उनकी कीमतें जो हैं वो स्थिर रहनी चाहिए। तीसरा, उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, उत्पादन की वस्तु की कीमत में भविष्य में कमी वृद्धि होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा, कीमत में मामूली परिवर्तन होने पर सप्लाई में परिवर्तन, कमी या वृद्धि होनी चाहिए। स्थानापन्न यानी कि आपका ट्रांसफर्ड अगर कोई वस्तु है, उनकी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और सातवां है कि सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये 7 अजम्पशंस हैं। इन शर्तों को, जो ये 7 अजम्पशन की जो शर्तें हैं, ये शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ सप्लाई हमारे वस्तु के ऊपर कार्य करेगा। अब नियम लागू होने के कारण, रीजन फॉर अप्लाइंग लॉ ऑफ सप्लाई, संभरण का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसके सप्लाई में भी वृद्धि होती है, तथा कीमत कम होने पर उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। ऐसा मुख्यतः 2 कारणों से होता है। पहला, लाभ में वृद्धि, पहला लाभ में वृद्धि, दूसरा लाभ में कमी या हानि। इन 2 कारणों से ये होता है। जैसे लाभ में वृद्धि की अगर हम बात करें तो कीमतों के बढ़ने पर विक्रेताओं के लाभ बढ़ते हैं, जिस कारण वे वस्तु के संभरण यानी सप्लाई की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो। इसके अतिरिक्त अधिक लाभ कमाने की आशा से कुछ नई फर्में उस वस्तु का उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। उसी रीति से दूसरा है लाभ की कमी या हानि। कीमत कम होने पर विक्रेताओं का लाभ घट जाता है अथवा उन्हें हानि होने लगती है, जिस कारण वे वस्तु की मात्रा या पूर्ति घटाने लगते हैं। इसके अतिरिक्त हानि के भय से कम कार्यकुशल फर्में वस्तु का उत्पादन कम या बंद कर देती हैं। इसका कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जिसके तहत अब हम आपको इसको बारे में बता देते हैं। संभरण के नियम के कुछ अपवाद हैं, जिसमें नंबर 1 है नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुओं की कीमत घटाने पर विक्रेता उन्हें बेच कर डालने का प्रयत्न करते हैं। नाशवान वस्तुएं जैसे कि फल हुआ, सब्जी हुआ, दूध हुआ, ये ऐसी नाशवान वस्तुएं हैं जिनकी कीमत घटने पर विक्रेता उन्हें बेच डालने का कोशिश करते, कैसे उनको बेच करके ख़त्म करें। नो प्रॉफिट नो लॉस ही सही, लेकिन हमें कुछ पैसा हमें हाथ आ जाए। दूसरा है भविष्य में कीमतों के परिवर्तन की आशंका। अगर भविष्य में कीमतों के परिवर्तन की यानी कि परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी की आशंका होने पर यह नियम लागू नहीं होता। कृषि वस्तुएं यानी कि मानसून की असफलता, बाढ़ कुछ दशाओं में कृषि वस्तुओं के सप्लाई पर सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता।
कृषि की प्रकृति पर निर्भर होने के कारण कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाने पर अल्पकाल के लिए सप्लाई में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं की जा सकी। एग्रीकल्चर गुड्स में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये टोटली नेचर बेस्ड हमारा बिजनेस है और इसमें हमारी कोई भी चीज़ की कीमत घट सकती है या बढ़ सकती है, और जहाँ कीमतों में स्थिरता नहीं होती वहाँ लॉ ऑफ सप्लाई लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। और इसका मेन कारण है पूर्ति का बढ़ना व्यक्ति के हाथ में ना होकर के प्रकृति के हाथ में होता है। इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई इस एग्रीकल्चरल जो गुड्स हैं उसके ऊपर नहीं लगता। नीलामी की वस्तुओं तथा कल्पनात्मक वस्तुएं, नीलामी की वस्तुएं तथा कलात्मक वस्तुएं आदि पर भी यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की पूर्ति प्रायः निश्चित होती है, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। उनकी पूर्ति एक लिमिटेड होती है, इतनी ही है। उसके अलावा आप चाहे कीमत कुछ भी आप दे दें, हमारे पास 3 पीस सिर्फ कलाकृतियां हैं, कलात्मक वस्तुएं हैं, नीलामी की वस्तु सिर्फ एक भवन है, तो कीमत कुछ भी हो तो उस पर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। उसी तरह से श्रम की पूर्ति, पिछड़े वर्ग देशों में श्रम का संभरण या श्रम की सप्लाई पर भी नियम लागू नहीं होता। ऐसे राष्ट्रों में श्रम का बाहुल्य होने पर, प्लेंटी ऑफ लेबर होने पर, मजदूरी के घट जाने पर श्रम का सप्लाई घटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार आपका पुराना स्टॉक की बिक्री है और उत्पादन लागत की बिक्री है, इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। आज के लिए क्लास में इतना ही। अब आगे हम नए चैप्टर के साथ आपसे रूबरू होंगे।